नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। दोस्तों, हिंदुस्तान की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और जो चीज़ हमारे इस मुल्क को खूबसूरत बनाती है वो है यहाँ की जमहूरियत, और जमहूरियत को मजबूती फराहम करता है हमारा आइन, जो हर शहरी को यकसा हुकूक फराहम करता है और ये यकीनी बनाता है कि इंसाफ के मामले में कानून के सामने सब बराबर हों और सबको एक आज़ाद ज़िंदगी बसर करने का मौका फराहम करता है, हक़ फराहम करता है हमारे मुल्क का आइन। लेकिन अक्सर मालूमात की कमी की वजह से लोगों को अपने हुकूक हासिल करने में दुश्वारियों का सामना होता है, इसलिए जानकारी का, मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की भी एक कोशिश रहती है कि तमाम लोगों तक कानून की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और लोगों को उनके हुकूक हासिल हों। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको आपके हुकूक से वाकिफ़ करवाएं। इसी के तहत आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ कानून के माहिर मौजूद होंगे जो आज के मौजू पर तफसीली रोशनी डालेंगे। आज का हमारा मौजू है प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स, यानी जायदाद और कानूनी हुकूक। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जज और सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब DK शर्मा साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। DK शर्मा जी, जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे नाजरीन तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी आखिर है क्या, जायदाद है क्या? बड़ा ही अच्छा सवाल है जनता के लिए। देखिए, जब हम आम जनता की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी से वो सिर्फ अपने मकान, दुकान, खेत को ही वो प्रॉपर्टी मानते हैं। जैसे हम कोर्ट में एज ए जज, एज ए एडवोकेट भी हमने देखा कि आम व्यक्ति की समझ प्रॉपर्टी से बड़ी सीमित है, परंतु जो हमारा कानून है, हमारे देश का सर्वोत्तम कानून संविधान, उसमें भी प्रॉपर्टी के विषय में बहुत से प्रावधान हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा ये व्याख्या करती है कि प्रॉपर्टी है क्या, और वो मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटती है: चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम और आप सभी देखते हैं कि चाहे वो हमारे पास जेब में रखा पैसा है या टेबल पे रखा फूलदान है या किसी प्रकार की जिसकी एक वैल्यू है, एक अमाउंट, एक मनी के रूप में उसकी हम वैल्यू कर सकते हैं, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में जानी जाती है। और जो प्रॉपर्टी ज़मीन से अटैच है, हमारा मकान है, दुकान है, हमारे खेत हैं, वो सभी प्रॉपर्टी एक अचल संपत्ति के रूप में जानी जाती है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति के झगड़ों को, उनकी मलकियत को, उनके कब्ज़ों को डील करने के लिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कानून हैं। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका ये मुख्य रूप से चल संपत्ति को डील करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, रेरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इस प्रकार के विभिन्न एक्ट हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। प्रॉपर्टी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, मूवेबल और इमूवेबल में। अब बात ये आती है कि आइन में, हमारे संविधान में प्रॉपर्टी को लेकर के कितनी मजबूती हर शहरी को दी गई है, कितने राइट्स उसको दिए गए हैं। जहां हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में और हमारी जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, इसके अंदर कितना फ़र्क है या कितनी मजबूती है दोनों की, अगर हम बात करते हैं? देखिए, व्यक्ति का जो जीवन है उसको एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारा संविधान रिकॉग्नाइज करता है। आर्टिकल 21 कहती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी प्रकार संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी का राइट है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीवन का अधिकार। तो उन्होंने चैप्टर 3 में जो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं उसी में राइट टू प्रॉपर्टी को ओरिजिनली इंक्लूड किया था। लेकिन जैसे हम समय के साथ साथ किसी चीज़ को कार्यान्वित करते हैं, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट दिया,
अब सरकार को चाहिए जमीन लेकर वहाँ पर विकास करने के लिए, वहाँ पर आपको प्लॉट्स काटने हैं, रोड्स फ्लैट्स बनाने हैं, रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। अब सरकार को उसके लिए ज़मीन चाहिए, लेकिन आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, आप कहते हैं भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा। अगर आप ज़मीन लेते हैं तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए मैं देश की सर्वोत्तम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकता हूं कि देखिए ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और सरकार को रोकिए, वो मेरी ज़मीन को नहीं ले सकती। इस प्रकार की कुछ मुसीबतों को देखते हुए 42nd अमेंडमेंट करके संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट, संवैधानिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा दूसरा कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो कि सरकार को अधिकार देता है किसी मुख्य रूप से पब्लिक पर्पज के लिए अगर ज़मीन चाहिए तो वो एक्वायर कर सकते हैं। तो जब ये फंडामेंटल राइट से हटा के संवैधानिक अधिकार में रख दिया तो सरकार को पावर है कि कानून के रूप से उसको प्रॉपर मुआवजा देते हुए उसकी आप ज़मीन को ले सकते हैं और उसको पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर 42nd अमेंडमेंट के बाद संवैधानिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जब ये देखा गया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि बहुत पुराना एक्ट था 1898 का, उसके अनुसार किसानों को या ज़मीन के मालिकों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको पूरा कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा था, मुआवजा समय पर नहीं मिल पा रहा था और उनकी पूरी ज़मीन एक्वायर करने के बाद उनके पास रहने के लिए, खेती के लिए कोई ज़मीन नहीं बचती थी। तो सरकार ने एक नया कानून बदला 2013 में, जो कि 2014 में एक एक्ट बन गया कानून, और पुराने कानून को रिपील कर दिया गया। नए एक्ट के अनुसार उसका नाम भी ये रखा गया फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, जिसके अनुसार अगर किसान की ज़मीन ली जाती है तो उसको मुआवजा फेयर दिया जाए, यानी कि ज़मीन का 3 गुना दाम दिया जाए, क्योंकि आप उसकी ज़बरदस्ती कंपलसरी एक्वायर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लैंड ओस्टीज, उसकी आपने ज़मीन लिया है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उसको उसके बदले में प्लाट या ज़मीन का टुकड़ा भी दिया जाए। यानी अच्छा खासा मुआवजा जो है उसको यकीनी बनाया गया उसमें कि उसको फेयर जो है वो मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी इसके अंदर बात है। अच्छा, आपका जो तजुर्बा रहा है एक जज के तौर पर, एक वकील के तौर पर, उसके तहत ये जानना और समझना चाहूँगा मैं कि किस तरह के डिस्प्यूट सामने आते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। जी देखिए, हमारे अगर आप न्यायालय की बात करें और उनकी आप अकाउंट्स देखें किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चाहे वो बंटवारे का केस है, चाहे वो उसकी मलकियत का केस है, चाहे वो उसके कब्जे के बारे में केस है, या फिर वो लैंडलॉर्ड टेनेंट किराएदार और मकान मालिक का केस है। अगर आप इन केसेस की संख्या देखेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं कहूँगा 75% केसेस कोर्ट्स में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस विषय को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये देखना अति आवश्यक है कि इन केसेस को हम कैसे कम करें, किस प्रकार के केसेस ज़्यादा होते हैं। अब सबसे पहला अगर हम इसकी व्याख्या करें, इसको देखें समझें, तो बंटवारे के केसेस। एक प्रॉपर्टी है, अब उसमें 4 भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, उसको किस तरह से बांटा जाए। एक व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी, उसका मालिक कौन बनेगा, उसके कब्जे में कौन बैठा है। जैसे कि आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, यानी कि पोजेशन को भी हमारे कानून में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है जितनी कि उसकी मलकियत की इंपॉर्टेंस है। एक मालिकाना हक, एक कब्जेदार का हक, दोनों को हमारा कानून इक्वली रिकॉग्नाइज करता है। और झगड़े किस प्रकार के होते हैं, जैसे आज एक व्यक्ति की डेथ होगी, अब उसकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी के मालिक कौन कौन बनेंगे। सपोज उसमें कब्जे में एक व्यक्ति बैठा है,
मालिक उसके 5 व्यक्ति बन गए जिनके पास कब्जा नहीं जिनके पास कब्जा नहीं है। अब बाकी 4 उस कब्जे को कैसे हासिल करेंगे? तो इस प्रकार की, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टीज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मोरालिटी, नैतिकता कुछ लोगों में कम हो रही है, इसलिए उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और कोर्ट में जाकर फिर वो अपना अधिकार, अपना क्लेम करते हैं। इस प्रकार के काफ़ी झगड़े आज हमारे सामने देखने को आ रहे हैं। जी, आपने फरमाया कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी से मुतालिक बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस रहा, ये जिस तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ा है, उतनी ही तेज़ी के साथ डिस्प्यूट सामने आए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ स्पेशली तो बिल्डर्स और अलॉटी, इनके बीच में एक बड़ा झगड़ा सामने आया है। तो इसके अंदर किन बातों का ख्याल रखना, जब कोई अपना फ्लैट बुक कर रहा है कहीं पर भी, उसके लिए उसको ख़रीदते समय या बुक करते समय किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आगे चलकर उस झगड़े से बच सके? देखिए, जो हम पहले प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, वो इस प्रकार के डिस्प्यूट थे कि भाई फादर के बाद दादा लाई प्रॉपर्टी है, बच्चों में कैसे आए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या अपनी सेल्फ एक्वायर्ड है। तो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। सक्सेशन एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया है, उसमें क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर दिए गए हैं कि भाई डेथ के बाद पुत्र है, पुत्रियां हैं, वो क्लास 1 ईयर में आ रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी ऐसे बटेगी। अब जो ये बिल्डर के साथ एक अलॉटी के झगड़े हुए हैं, जो रीसेंट टाइम में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। ये ब्लड रिलेशन के झगड़े नहीं है, इनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन का कहते हैं कि बिल्डर बायर का एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, इतने फ्लोर किया है, इतना इसमें एरिया है, ये इसमें फैसिलिटी है, मैं इनको आपको इस दाम पे दूंगा। वो एक आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक एग्रीमेंट करता है और बायर उसी हिसाब से उसको पेमेंट करता है। उसके बाद ये झगड़ा क्यों और कैसे होता है? झगड़ा आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर बिल्डर एक एग्रीमेंट करता है कि आपको मैं 1 साल के अंदर ये पूरी बिल्डिंग बना के पोजेशन दूंगा और 1 साल में आपने ये पैसा देना है। अब हम देखते हैं कि साल हो जाता है, वहाँ पर कोई फ्लैट तैयार नहीं होते, पैसा पूरा ले लिया जाता है। कई बार व्यक्ति इंडिविजुअल जो फ्लैट खरीदता है बैंक से लोन लेता है, उधर से बैंक अपनी किस्तें लेता रहता है और उसको ना तो प्रॉपर्टी मिलती है और किस्तों पर ब्याज देना पड़ता है, वो एक एडिशनल। ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए, क्या करे, ये एक बड़ी दुविधा की बात है। वही जानना चाहते। लेकिन उसके लिए जैसे आपने सवाल उठाया, तो आप देखोगे जितनी हमारी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, दूसरे न्यायालयों के फैसले आए हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोगों को रिलीफ मिल गया है, पर वो बहुत सराहनीय है। जैसा कि रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट गवर्नमेंट लेके आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंदर बिल्डर को ये फैसला देकर कि जो एक फ्लैट खरीद रहा है वो भी एक कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है, और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो फ्लैट ओनर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके अगेंस्ट वो अपना राइट क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। और तीसरा, जैसे अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रीसेंट जजमेंट देखी जिसमें बिल्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्ट आदेश पारित किए कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, पूरी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाए और जो फ्लैट परचेजर हैं, बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको पैसा लौटाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इसमें अभी 15 दिन पहले आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बड़ा फैसला दिया कि पहले सवाल ये उठता था कि यदि एक व्यक्ति रेरा के अंडर कंप्लेंट करने चला गया और उसने कंप्लेंट दाखिल कर दी और वो कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हुई है, अब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जाके कहता देखिए जी मुझे इतना नुकसान हो रहा है, मेरा पैसा दिलाया जाए या मुझे फ्लैट दिलाया जाए। तो बिल्डर आके एक ऑब्जेक्शन लेते थे कि क्योंकि ये रेरा के अंदर ऑलरेडी ये मामला विचाराधीन है और चला है, इसलिए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नहीं, वो एक अलग कंप्लेंट है, ये एक अलग कंप्लेंट है। अगर रेरा के अंदर भी चल रहा है तो भी कंज्यूमर को राइट है
वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है और बिल्डर ने उसके साथ गलत किया है, धोखा किया है, या एक जो प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए वो नहीं की है कानून के हिसाब से, इसलिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाके कंज्यूमर कोर्ट से भी रिलीफ ले सकता है। यानी अब जो है वो रेरा में भी अगर उसका केस चल रहा है तो रेरा के साथ साथ वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के भी अपने मुतालबात को और अपनी कंप्लेंट को रख सकता है। ये नया जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से वो ये इस बात को यकीनी बनाता है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा कंज्यूमर है उसको ताकतवर बनाने की बात की गई है। और जो पहले हम सुनते थे कि बिल्डर ने कह दिया है कि जाओ जो हो सकता है वो कर लो, कहीं ना कहीं अब वो जो अलॉटी है या ज़मीन खरीदने वाला है उसको कहीं ना कहीं ताकत मिली है इस कानून से। जी। और एक जो आपने बात कही पुश्तैनी जायदाद, ये एक बहुत बड़ा मसला इसके अंदर आता है। तो इसमें किस तरह से अपना हक साबित करना एक बहुत अहम मसला होता है। किस तरह से लोग अपना हक साबित करेंगे अपनी पुश्तैनी जायदाद को लेकर? जी देखिए, जैसे हमारा कानून है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, अगर 100 रुपये से ज़्यादा की कोई भी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। दूसरे शब्दों में वो आपके पास एक मलकियत का, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट बन जाता है, ये सेल डीड है और मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। दूसरा सवाल क्या उठता है कि लाल डोरा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो दादा लाई पुश्तैनी गांवों में चली हुई हैं। गांवों में एक प्रॉपर्टी थी, लाल डोरा के अंदर थी, उसका कोई इस प्रकार की सेल डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब उसमें व्यक्ति की डेथ के बाद उसको कैसे बांटा जाए, उस पे कब्जे में एक भाई है, दूसरा भाई कहीं सर्विस में दूसरी जगह है, तो क्या कब्जा वो उस पे कैसे ले। तो इसके लिए जो हमारा कानून है, कानून में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सिर्फ उनको लागू करने में जो पेचीदगियां हैं उनसे लोगों को दिक्कत आती है। हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है कि व्यक्ति की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी क्लास 1 ईयर में ऐसे बराबर बटेंगी अगर वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। अगर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, अपनी सर्विस से अर्जित की है, तो वो कानून कहता है ये उसकी फ्री विल है, उसकी अपनी इच्छा है, वो उसको वसीयत करके, गिफ्ट करके, जैसे मर्जी उसको बेच के किसी को भी वो बेच सकता है, क्योंकि उसने अर्जित की और उसको अधिकार है उसको बेचने का। लेकिन अगर उसने ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल, यानी अपने जो पूर्वज हैं, अपने आबा व अजदाद से हासिल करी है, बाप दादा से हासिल की है, तो इस हासिल प्रॉपर्टी में जो बच्चा भी उस कुटुंब में, उस परिवार में, उस घर में जन्म लेता है, बाय बर्थ उसका भी राइट उस प्रॉपर्टी में हो जाता है। ऐसे हमारे कानून में व्यवस्था है, जिसको हम कोपार्सनरी सिस्टम कहते हैं, कि जब बच्चा घर में जन्म लेता है, कोपार्सनर जन्म लेता है, तो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें उसका उसके हिस्से के हिसाब से जन्म से अधिकार पैदा हो जाता है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये था कि क्या सिर्फ जो मेल मेंबर पैदा हुआ, जो बच्चा लड़का पैदा हुआ, उसी का अधिकार है या लड़की का भी है? ये सवाल भी मैं पूछने वाला था। जी। तो पहले इसमें सिर्फ लड़के को हम कोपार्सनर की डेफिनेशन में लाते थे और लड़के का हक उसमें होता था। लड़कियों का ऐसा माना जाता था कि भाई लड़की की जब शादी हो जाती है, वो दूसरे घर चली जाती है, तो जहां वो शादी के बाद दूसरे घर में जाती है, उसको अपने पति की प्रॉपर्टी में, इन लॉज की प्रॉपर्टी में वो हकदार होती है, और माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका ऐसा हक जो एक कोपार्सनर का होता है, मेल चाइल्ड का होता है, वो हक उसका नहीं होता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद 1955 में जब एक्ट ये आ चुका था, उसके बाद इसके धारा को इंटरप्रेट, व्याख्या करते हुए ये कहा नहीं भाई, लड़की का भी बराबरी का इसमें हक है। और अभी अगस्त के महीने में एक लेटेस्ट जजमेंट आई, उसमें उन्होंने इतना खोल के इसकी व्याख्या की कि जिस प्रकार लड़के को एक कोपार्सनर मानते हैं और उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जो जो अधिकार दिए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी फुटस्टेप्स पे, उसी लेवल पे लड़कियों को भी वो सारे अधिकार दिए जाएं, और लड़कियों को किसी भी रूप से
इस बात से डिप्राइव ना किया जाए, वंचित ना किया जाए कि मात्र बिकॉज वो एक लड़की है तो इसलिए उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हक नहीं है। आज उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की व्याख्या करते हुए बराबरी का हक प्रदान किया है। यहाँ एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या कुंवारी लड़की को ही वो हक हासिल है या जो शादी हो चुकी है उस लड़की को भी, शादीशुदा लड़की को भी अपनी पुश्तैनी अपने बाप दादा की जायदाद में उतना ही हक मिलेगा जितना एक लड़के को मिल रहा है? देखिए, इसी जजमेंट को जो सर्वोच्च न्यायालय की अब लेटेस्ट जजमेंट आई वनीता शर्मा वाले केस में, उन्होंने इसी बात की व्याख्या को इसको बड़ा क्लियर किया। पहले जो जजमेंट आई उसमें ये था कि मान लो शादी, लड़की की शादी हो जाती है और तब तक शादी से पहले ही प्रॉपर्टी एक कोपार्टनर्स में लड़कों में बढ़ चुकी है जी, तो अब उसकी शादी हो चुकी है, अब वो उन राइट्स को क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुके, सेटल्ड हो चुके और अब वो दादा लाई ना रह के वो बढ़ चुके हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की लेटेस्ट जजमेंट आई उसमें कहा नहीं, जैसे जन्म से लड़के को कोपार्टनर माना जाता है उसी प्रकार जन्म से लड़की को भी कोपार्टनर माना गया है। अब चाहे वो लड़के की शादी हो गई है चाहे लड़की की शादी हो गई है, मैरिज से उसके अधिकार को आप डिप्राइव नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। यानी कि शादीशुदा लड़की भी अगर अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी में अपने फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी आई हुई है उसमें वो कहती है कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, तो वो पूर्ण रूप से अपना दावा कर सकती है और उसको पूरा अधिकार। एक और यहाँ एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आता है सामने। यहाँ तो हमने बात की किराएदार और मकान मालिक की, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के ताल्लुक से भी एक बहुत अहम सवाल आता है और डोमेस्टिक वायलेंस में हम इसको देखते हैं कि जब घरेलू झगड़ा चल रहा हो तो उस वक्त में वो महिला कहाँ जाए? क्या उसको उस घर में हस्बैंड के साथ जिस घर में वो रहती है उसमें रहने का हक है या नहीं है? ये भी एक बड़ा मसला है क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है। तो मैं इसको भी समझना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप वो भी समझाएं कि डोमेस्टिक वायलेंस के दरमियान में वो महिला कहाँ रहे। देखिए, महिला के अधिकारों को वर्णित करते हुए काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। पहले मेंटेनेंस एक्ट के अंदर महिलाएं मेंटेनेंस मांगती थी, फिर सीआरपीसी में धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगती थी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया जिसमें मेंटेनेंस के रूप में उसको एक रहने का अधिकार भी प्रदान किया। अब रहने के अधिकार में पर्सन ये उठा कि जब एक वाइफ की अपने हस्बैंड से कोई झगड़ा हो जाता है और वो घर में रहना चाहती है, हस्बैंड के पास घर है तो उसकी क्या स्थिति है? अगर हस्बैंड खुद अपने फादर के या मदर के मकान में रह रहा है तो क्या स्थिति है? और हस्बैंड किराए के मकान में रह रहा है तो वाइफ की क्या स्थिति होगी? जी हाँ, ये मैं समझना चाहूँगा पूरे तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले व्याख्या दी उसमें ये कहा कि क्योंकि उसकी शादी हस्बैंड से हुई है, कानून जिम्मेवारी हस्बैंड पे डालता है कि आपका मकान है तो आप वाइफ को नहीं निकाल सकते। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, डाइवोर्स का केस है, अलग रहने का सवाल है, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत वाइफ आपके मकान में जहाँ पे वो रह रही थी वहाँ पे अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर हस्बैंड के पास अपना कोई मकान ही नहीं है, वो अपने पिता या अपनी माता जी के मकान में रह रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई वाइफ को अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के मलकियत, ओनरशिप, पोजेशन में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने मकान को अपने रूप से यूज कर सकते हैं और वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उस मकान में हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती रहने के लिए। और अगर हस्बैंड किराए पर रह रहा है और वो किराएदार मकान मालिक ने मान लो खाली करा लिया है तो भी वाइफ अब उस मकान में नहीं रह सकती। लेकिन समस्याओं को देखते हुए कि इस प्रकार जब कानून का मिसयूज होने लगा, कुछ लोग जैसे अब शादी होगी, शादी में बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मदर के नाम है, फादर के नाम है, या शादी के बाद देखा कि भाई
कोई झगड़ा होने की संभावना भी है। इस तरह की चीज़ें जैसे लोग देखते थे और उन्होंने कहा भाई हस्बैंड को अब कहो कि वो अपने किराए पे अलग रहे, हमारी उनसे नहीं बनती। और वो किराए पे रहते थे और उसके बाद कुछ दिन बाद कह दिया भाई झगड़ा हो गया, वाइफ वहाँ पे चली गई। अगर वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपना क्लेम किया कि भाई मुझे रहने का अधिकार दिया जाए, तो कहेंगे भाई हस्बैंड के नाम तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ के है, उसमें वो रह नहीं सकती, किराए की है, वो खाली हो गई है तो वो रह नहीं सकती। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की व्याख्या करते हुए ये कहा कि इसमें जो वर्ड है कि शादी के समय, शादी के बाद वो हस्बैंड के साथ किस मकान में रह रही थी, जिस मकान में वो रह रही थी उस मकान में झगड़े के बाद भी उसको रहने का अधिकार है, चाहे वो मकान रेंटेड है, चाहे वो मकान फादर का है, चाहे वो मकान मदर का है, क्योंकि शादी के बाद वाइफ उस मकान में रही है, उसमें रह रही है। तो सिर्फ झगड़ा होने की वजह से, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब उसको उस मकान में रहने का अधिकार नहीं है। उसको उस मकान में रहने का पूरा अधिकार है। ये अभी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है। यानी कुल मिलाकर के जो ख्वातीन हैं उनको भी प्रॉपर्टी के मामले में हुकूक फराहम किए गए हैं ताकि उनको कोई घर से ना निकाल सके, और जितना अधिकार पुरुषों को, जितना अधिकार और जितना हक मर्दों को हासिल है, उतना ही कोशिश की गई है पूरी कि उतने ही हुकूक जो है ख्वातीन को भी हासिल हों। यानी इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने ख्वातीन को भी मर्दों की तरह ही हुकूक दिए हैं। प्रॉपर्टी के मामले में कहीं पर भी वो कमतर नहीं है और अपने हुकूक हासिल कर सकती हैं। ख़ास तौर से जो प्रॉपर्टी का ये मैटर है ये हम सबसे जुड़ा हुआ है, और आज के इस प्रोग्राम में हमने तमाम जो मौज़ूआत प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ होते हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की। हम अपने ख़ास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मौजू पर तफसीली रोशनी डाली और प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ जितनी अहम मालूमात हो सकती थी वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार आज भी हैं और अगली पेशकश में भी आपके हम शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि नाजरीन प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा मौजू है और इससे मुताल्लिक़ जो और बातें अभी बारीकियां रह गई हैं डिस्कस करने से, जिनके ऊपर और तफसीली रोशनी डालने की ज़रूरत है, उस पर हम बात करेंगे अगली एपिसोड में। लेकिन आज की इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।